हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि प्यारे बच्चों, आप सभी को मालूम होगा कि आप सभी का फाइनल एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है। लगभग आप सभी के पास मात्र 2 महीना का समय बचा हुआ है। और हाँ, अगर आप सभी चाहते हो कि हम सभी का ज्यादा मार्क्स आए तो जाहिर सी बात है, उसके लिए आप सभी को मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा आप सभी को पढ़ना पड़ेगा। और एक बात, यहाँ तक मेरा कहने का मतलब क्या था आप सभी समझ गए होंगे। हम सभी अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं। आज के इस क्लास में हम सभी 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए हिंदी का ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं जो आप सभी को सीधे 2025 के बोर्ड परीक्षा में ही देखने के लिए मिलेगा। और मैं आप सभी को एक बात बता देना चाहता हूं, आज के वीडियो में जो हम सभी क्वेश्चन को देखने वाले हैं, ये सभी प्रश्न 2025 के जो नए पैटर्न पर आधारित है मॉडल पेपर, उसी से ये सभी प्रश्न लिया गया है। सभी बच्चे मेरी बातों को याद रखिएगा। अगर आप सभी ज्यादा अंक से पास होना चाहते हैं तो उसके लिए आप सभी को मेहनत करनी पड़ेगी। इस बात को आप सभी याद रखिएगा। आगे आपकी मर्जी है। मैं आप सभी को आगे वीडियो में भी बताऊंगा कि आप सभी का ज्यादा मार्क्स कैसे आ सकता है। मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा कि आप सभी क्लास को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज का क्लास भी बहुत ही खास क्लास है। आप सभी को यह प्रश्न 2025 के बोर्ड परीक्षा में 100% देखने के लिए मिलेगा। जिस भी बच्चे को मेरे ऊपर भरोसा है वह बच्चे क्लास में रुकिएगा, जिसको भरोसा नहीं है वह बच्चे क्लास छोड़ के जा सकते हैं, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आइए हम सभी क्लास को शुरू करते हैं। चलिए तो प्यारे बच्चों, कि आप सभी तैयार हो क्लास करने के लिए? एकदम आप सभी जी जान लगा के पढ़ाई करिएगा, ठीक है। अगर आप सभी चाहते हैं कि हम सभी का 90% मार्क्स आए, यानी कि 400 से ऊपर मार्क्स आए, तो उसके लिए आप सभी को जाहिर सी बात है मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। मैंने आप सभी को यह बात बिल्कुल शुरू में भी बोला था, अब फिर से बोल रहा हूं, ठीक है। अच्छे से पढ़ लो, 2 महीना का समय है, ठीक है। अच्छे से पढ़ लो, मम्मी पापा का नाम रोशन कर दो, ठीक है। अपना भी नाम रोशन कर लो और मम्मी पापा का भी नाम रोशन कर लेना, ठीक है। जिसका मर्जी पढ़ना है पढ़ो, जिसका नहीं मर्जी है, जिसका मेरा मतलब है जिसको नहीं पढ़ने का मन है जाके पुल्ली डंडा खेलो, हमको उनसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए हम सभी अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं। हम सभी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करेंगे, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहां पर था, ठीक है। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहां पर हुआ था। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब यही है, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट शुरू से लेकर के अंतिम तक कहां पर रहे, कहां पर पढ़ाई किए, कहां पर खाना पीना खाए, इस क्वेश्चन का करने का मतलब यही होता है, ठीक है। आप सभी जानते होंगे, मेरे को मालूम है, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहां था? इलाहाबाद मध्य प्रदेश या फिर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, मुझको मालूम है, ठीक है। मुझको मालूम है 90% बच्चे को मालूम होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। आप सभी अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना, ठीक है। आप सभी अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर कर देना ताकि उनका भी कुछ फायदा हो सके, ठीक है। देखो, अगर आप सभी चाहोगे, अगर आप सभी दूसरे को भलाई करोगे, ठीक है, अगर आप सभी दूसरे का भलाई करोगे तो ऊपर वाला आप सभी का ऑटोमेटिक भलाई कर देगा, ठीक है। चलिए, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, बस आप सभी याद रखिएगा, ठीक है। आप सभी को 2025 के बोर्ड परीक्षा में लगभग आप सभी को यही सब प्रश्न पूछेगा, ठीक है। ज्यादा कोई घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं पूछेगा, यही सब क्वेश्चन आप सभी को 2025 के बोर्ड परीक्षा में पूछेगा, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है 2 नंबर में, देखते हैं, एक सेकंड। 2 नंबर में क्वेश्चन है, शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है, ठीक है। बताइएगा आप सभी। जैसे संपूर्ण क्रांति वो एक प्रकार का भाषण है, आप सभी को मालूम होगा। संपूर्ण क्रांति जो जिनके लेखक हैं जयप्रकाश नारायण जी, वह क्या एक प्रकार का, वह एक प्रकार का भाषण है, ठीक है। चलिए, शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है, ठीक है। इसी तरह इस प्रश्न का, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ठीक है। शेखर एक जीवनी, इसकी विधा क्या है, ठीक है। संस्मरण है, उपन्यास है, आलोचना है या फिर जीवनी है, ठीक है। देखो, आप सभी को ऑप्शन में कहानी, कविता कुछ भी दे सकता है, ठीक है। बस आप सभी को सही आंसर याद करना पड़ेगा, ठीक है। शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है, ठीक है। सभी बच्चों को मालूम होनी चाहिए, शेखर एक जीवनी जो पाठ है वह एक प्रकार का उपन्यास है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, ठीक है। शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? उपन्यास, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। हो सके तो आप सभी अपने कॉपी में नोट कर लेना, या फिर मैं आप सभी को, अगर आप सभी चाहते हो कि वीडियो का पीडीएफ हम सभी को मिल जाए तो हम सभी को सहूलियत मिलेगा, तो समझ लो आप सभी को मिल गया, ठीक है। आप सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पर आप सभी को टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, ठीक है। आप सभी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। आप सभी को टेलीग्राम पे हर एक वीडियो का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, आप सभी को व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रमोट कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है, ठीक है। उपन्यास, हर एक चीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? उपन्यास, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है 3 नंबर में, ईद का चांद होना, ठीक है। देखो, लगभग हम सभी आज के क्लास में 40-50 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, ठीक है। क्लास थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, उसके लिए आप सभी को घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। देखो, जो तपता है वही चमकता है, मेरा कहने का मतलब है जो जितना घिसेगा वो उतना ही चमकेगा। हीरा को आप सभी देखे होंगे, जो हीरा घिसा हुआ नहीं होता है वो थोड़ा देखने में खराब लगेगा, ठीक है। ईंट से भी खराब लगेगा, ठीक है। जब वो घिस जाता है तो कितना चमकता है,
ठीक उसी तरह आपको भी घिसना पड़ेगा, उसके बाद ही आप सभी को ज्यादा मार्क्स देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। ठीक है, मैंने सोचा बीच में एक दो व्याकरण का भी क्वेश्चन दे दूं। ठीक है, अगर आप सभी चाहते हो व्याकरण का कुछ क्वेश्चन, ठीक है, अगर आप सभी चाहते हो व्याकरण का क्वेश्चन लाइए सर, तो आप सभी कमेंट कर देना, उस पर अगले मैं सोच लूंगा। ठीक है, लगभग आप सभी 10 विद्यार्थी मिलकर कमेंट करो सर व्याकरण पे वीडियो लाइए, तो मैं ला लूंगा। ठीक है, ईद का चांद होना वैसे मुहावरा हो गया, विलोम शब्द हो गया, इस पर वीडियो आ चुका है। ठीक है, मैं वीडियो के मेरा मतलब है मैं वीडियो के प्ले लिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, आप सभी वहां से जाकर के देख सकते हो। ठीक है, ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। ठीक है, देखो मैं थोड़ा बोलते बोलते तो ला जाता हूँ, इसका रीजन क्या है मैं आप सभी को आगे वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, ईद का चांद होना, देखो इसका रीजन यही है, मेरा तबियत थोड़ा सा खराब है, इसलिए मैं बोलते बोलते थोड़ा सा तुतला जाता हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी आप सभी को क्लास समाप्त कर दूँ। ठीक है, ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। गायब हो जाना, परेशान होना, बहुत दिनों पर दिखना, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आप सभी सोच के देखो, ईद का चांद होना। ठीक है, आप सभी गांव घर में सुने होंगे ईद का चांद होना। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बहुत दिनों पर दिखना। ठीक है, कोई व्यक्ति बाहर से आया, ईद का चांद हो गया। ठीक है, कोई मतलब अमेरिका जाके पढ़ रहा है, तो कोई पटना में जाके पढ़ रहा है, वह 2-4 महीना का बाद आया, तो दोस्त लोग बोलने लगा ईद का चांद हो गया भाई। ठीक है, बहुत दिनों पर दिखना, इस क्वेश्चन का सही आंसर यही होगा। ठीक है, 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बहुत दिनों पर दिखना। ठीक है, आप सभी को क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं, आप सभी नीचे कमेंट में एक बार यस जरूर लिखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं 4 नंबर में। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। ये लो यार, ये क्वेश्चन इतना ज्यादा खास क्वेश्चन है कि 100% आप सभी को 2025 के बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न आप सभी को पूछेगा। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट, ठीक है, बालकृष्ण भट्ट जिसको मतलब जिसका जो पाठ है बातचीत। ठीक है, बातचीत शीर्षक पाठ से आप सभी को लगभग 10 नंबर का प्रश्न आप सभी को अवश्य देखने के लिए मिलेगा 2025 के बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, बस आप सभी 1 नंबर से लेकर के 100 नंबर तक उल्टा के प्रश्न जरूर देखना। ठीक है, आप सभी को प्रश्न उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। ठीक है, 12 सितंबर 1905, या फिर 13 फरवरी 1815, या फिर 23 मार्च 1831, या फिर 23 जून 1844। ठीक है, बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 23 जून 1844 होगा। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म सभी बच्चे को मालूम होगा। ठीक है, जो बच्चे घर में नहीं पढ़ाई करते हैं उस बच्चे को भी मालूम होगा बालकृष्ण भट्ट का जन्म होता है 23 जून 1844 को। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर 23 जून 1844 को। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, 23 जून 1844 को। ठीक है, याद रखिएगा नहीं तो पछताइएगा। ठीक है, याद कर लो, अच्छे से देख लो। ठीक है, और क्लास में एंड तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, अगर आप सभी चाहते हो कि हम सभी का ज्यादा मार्क्स आए तो आप सभी क्लास में जरूर बने रहिएगा। मैं आप सभी को एक टिप मेरा मतलब है मैं आप सभी को एक तरीका और बताऊंगा जिससे आप सभी का ज्यादा मार्क्स आ सकता है। ठीक है, आप सभी का हिंदी में कैसे ज्यादा मार्क्स आएगा मैं आप सभी को आगे वीडियो में बताऊंगा, बस उसके लिए आप सभी को क्लास को एंड तक देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति किन की है। बहुत ही खास क्वेश्चन है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति किन की है। कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, रश्मिरथी, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइएगा, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है कुरुक्षेत्र पर, परशुराम की प्रतीक्षा पर, रश्मिरथी, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 5 का राइट आंसर जी हाँ ऑप्शन नंबर ए कुरुक्षेत्र होगा, याद रखिएगा। ठीक है, 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कुरुक्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति किसकी है, कुरुक्षेत्र की है। ठीक है, बस आप सभी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है। बहुत ही खास क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन बहुत ही खास क्वेश्चन है। ठीक है, 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए मैं आप सभी को एक बार फिर से बोल देता हूं, ये सभी प्रश्न है 2025 के जो पैटर्न पर आधारित है मॉडल पेपर, उसी से ये सभी प्रश्न लिए गए हैं। ठीक है, बस आप सभी याद रखिएगा, यही सब क्वेश्चन आप सभी को 100% देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है। सुमित्रानंदन पंत नहीं, शमशेर बहादुर सिंह नहीं, बालकृष्ण भट्ट नहीं, या रामधारी सिंह दिनकर। आखिर होगा क्या, उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है। जी हाँ, शमशेर बहादुर सिंह है कि नहीं। 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है, उषा शीर्षक कविता के कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है। ठीक है, अच्छे से देखो, अरेबा परेबा, एक सेकंड, अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है। ठीक है यार, मैं कितनी बार बोलूं, ये सभी प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। ठीक है, हर एक साल पूछे जाते हैं। ठीक है, किसी ना किसी बहाने आप सभी को अवश्य पूछ लेगा। ठीक है, फिलहाल आप सभी को मैं बोल रहा हूँ, फिलहाल आप सभी को, ठीक है, फिलहाल आप सभी का सेंटअप एग्जाम चल रहा होगा। ठीक है, यही सब क्वेश्चन आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, हिंदी का तो आप सभी का एग्जाम हो गया, सेंटअप एग्जाम आप सभी को मालूम होगा। ठीक है, चलिए अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है। ठीक है, कहानी संग्रह, कविता संग्रह, उपन्यास, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है। ठीक है, 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कहानी संग्रह, याद रखिएगा। ठीक है, अरेबा परेबा जो उदय प्रकाश की कृति है वो एक प्रकार का कहानी संग्रह है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन के 8 नंबर में देखते हैं। अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंध है। बहुत ही खास क्वेश्चन है। ठीक है, आप सभी पढ़े होंगे पाठ अर्धनारीश्वर में। ठीक है, भगवान शंकर आधा नारी और आधा पुरुष का रूप धारण किए हैं। ठीक है, मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पाठ का मतलब लेखक परिचय और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन
तीनों चीज, ठीक है, मतलब लेखक परिचय, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, तीनों चीज मैंने बेहतरीन तरीके से बताया है, ठीक है। मैं वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप सभी वहां से जाकर के देख सकते हो, ठीक है। बहुत ही अच्छे से मैंने बताया है, ठीक है। अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंध है बताइएगा? कविता, कहानी, भाषण, उपन्यास, ठीक है। 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपन्यास होगा, ठीक है। अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंध है? उपन्यास, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या 9 नंबर में देखते हैं। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? ठीक है, रोज शीर्षक पाठ। रोज शीर्षक पाठ में क्या होता है? एक बच्चा होता है जो टीटी, ठीक है, जिसका नाम टीटी होता है, रोज पलंग पर से रोते रोते गिरता है और ऑटोमेटिक सो जाता है, ठीक है। लेखक का नाम है, इसमें लेखक के बारे में बताए गए हैं, ठीक है। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, तब तक वेट कीजिएगा। हाँ चलिए 9 नंबर में प्रश्न क्या है? रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? मल्यज, उदय प्रकाश, अज्ञा जी। अज्ञा जी का पूरा नाम क्या है? आप सभी को मालूम है? अज्ञा जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञा, याद रखिएगा, ठीक है। अज्ञा जी का पूरा नाम। आप सभी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ये प्रश्न पूछ सकता है कि अज्ञा जी का पूरा नाम क्या है? निम्नलिखित में अज्ञा जी का पूरा नाम क्या है? बस आप सभी को टिक मारना, 1 नंबर मिल जाएगा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञा। बहुत बच्चे को मालूम होगा और बहुत बच्चे को मालूम नहीं होगा, ठीक है। जिसको मालूम नहीं था उसके लिए यह बात था, ठीक है। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? कमेंट कीजिएगा। 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अज्ञा जी, ठीक है, याद रखिएगा। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? अज्ञा जी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। चलिए, निम्नलिखित में जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? ठीक है, निम्नलिखित में जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? ठीक है, सबको मालूम है अमेरिका का, है कि नहीं? कि जापान का? अमेरिका का होगा, ठीक है। निम्नलिखित में जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया है, ठीक है, क्योंकि अमेरिका में जाकर के जयप्रकाश नारायण सबसे पहले बगानों में काम किए थे, फिर जूता चप्पल साफ किए, फिर होटल में काम किए। मेरे को मालूम है, ठीक है। मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैंने बेहतरीन तरीके से बताया है, ठीक है। मैंने बोला ना आप सभी को सब्जेक्टिव क्वेश्चन में और लेखक परिचय वाले वीडियो में, ठीक है। आप सभी जरूर देखना, मैंने वहां पर अच्छी अच्छी बातें बोली हैं, ठीक है। आप सभी वहां से जाकर के देख सकते हो, ठीक है। वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। निम्नलिखित में जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? अमेरिका का दलाल कहा गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या 11 नंबर में। जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? बताइएगा, जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? प्रयोगवाद, छायावाद, प्रगतिवाद या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे, ठीक है। 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, छायावाद के, ठीक है। जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? छायावाद के, ठीक है। 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, छायावाद के, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं। कवितावली के रचनाकार कौन है? ठीक है, बताइएगा कवितावली के रचनाकार कौन है? तुलसीदास, नवादास, मलिक मोहम्मद जैसी या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। जल्दी से जल्दी आप सभी क्वेश्चन को देख लो, ठीक है। जल्दी से जल्दी आप सभी प्रश्न उत्तर को देख लो, बस आप सभी याद कर लो, ठीक है। चाहते हो आप सभी का ज्यादा मार्क्स आए तो, नहीं तो क्लास छोड़ के जा सकते हो, उसके लिए कोई रोक ठोक नहीं है, ठीक है। कवितावली के रचनाकार कौन है? बहुत ही खास प्रश्न है। कवितावली के रचनाकार कौन है? ठीक है, 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास होगा, ठीक है। कवितावली के रचनाकार कौन है? कवितावली के रचनाकार है तुलसीदास जी। क्या आप सभी को याद हो गया? याद हो गया होगा, ठीक है, क्योंकि मैं आप सभी को एकदम बिहारी स्टाइल में, ठीक है, एकदम टिप्स एंड ट्रिक्स से बताता हूं, ठीक है। चलिए, कवितावली के रचनाकार तुलसीदास, ठीक है। जो बच्चे को, ठीक है, मैं आप सभी को एक बात बोलना भूल गया, जिस बच्चे को इस सभी प्रश्न का उत्तर मालूम है वह बच्चे समझ लो आप सभी का डिवीजन हो रहा है, ठीक है। समझ लो आप सभी का एक छोटा सा टेस्ट हो रहा है, बस आप सभी लास्ट में, ठीक है, वीडियो का लास्ट में आप सभी कमेंट कीजिएगा कि आप सभी का 50 में, ठीक है, देखते हैं कितना प्रश्न हम सभी कवर करने वाले हैं, ठीक है। आप सभी वीडियो का लास्ट में जरूर बताइएगा कि आप सभी का इन सभी प्रश्न में कितना आंसर सही हुआ है, ठीक है। बस आप सभी वीडियो का लास्ट में बताइएगा, ठीक है। चलिए, कवितावली के रचनाकार तुलसीदास, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं। निम्नलिखित में निम्नलिखित में जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? बहुत ही खास क्वेश्चन है, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही खास क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित में जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम, ठीक है। जैसे आप सभी को बचपन में, जैसे किसी का नाम छोटी है तो ठीक है, उसको बचपन में किसी को डोमरा करके पुकारता था, मतलब किसी का कुछ नाम से करके पुकारता था प्यार से, ठीक है। ठीक उसी तरह जयप्रकाश नारायण को बचपन में किस नाम से जाना जाता था? सबको मालूम होनी चाहिए, राम बोला है कि नहीं? नहीं, बाउल होगा, ठीक है। जयप्रकाश नारायण को बचपन में बाउल नाम से जाना जाता था, ठीक है। जयप्रकाश नारायण को बचपन में किसके नाम से? बाउल के नाम से जाना जाता था, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। 14 नंबर में क्या क्वेश्चन है? एक सेकंड है। भगत सिंह ने कैसी मृत्युओं को सुंदर कहा है? ठीक है, भगत सिंह ने कैसी मृत्युओं को सुंदर कहा है? युद्ध के दौरान हुई मृत्यु को? नहीं, गलत आंसर है। देश सेवा के बदले दी गई फांसी को? जी हाँ, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, देश सेवा के बदले दी गई फांसी को भगत सिंह ने मृत्यु को सुंदर कहा है, ठीक है। बस आपसे भी याद रखिएगा, ठीक है। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? देश सेवा के बदले दी गई फांसी को, ठीक है। याद हो गया आप सभी को? देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। देखो, आप सभी कमेंट करते हो सर आप सभी अपना फेस क्यों नहीं दिखाते हो, ठीक है। आप फेशियल वीडियो लाइए, ठीक है। फेशियल वीडियो लाने के लिए तो सेटअप चाहिए, ठीक है, सेटअप चाहिए। उसके लिए आप सभी को
मेरे को सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। बस आप इस वीडियो को लाइक कर दो, आपसे से ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मेरे को पैसा नहीं चाहिए, ठीक है। बस आप इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। हो सके तो आपसे अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। बस आपसे भी से यही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब और एक वीडियो को लाइक, ठीक है। बस आपसे भी का प्यार मेरे को मिल गया, ठीक है। बस याद रखेगा आपसे भी, सिपाही की माँ किस पुस्तक से ली गई है, ठीक है। सिपाही की माँ एकांकी किस पुस्तक से ली गई है। अब और नहीं, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी, घुसपैठिए सलाम। बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सिपाही की माँ जो पाठ है, ठीक है, वह किस पुस्तक से ली गई है। सबको मालूम होगा, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से, ठीक है। 15 का राइट आंसर ऑप्शन बी, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर में क्या क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही खास क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, गुलड़ का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, ठीक है। बहुत ही खास क्वेश्चन, गुलड़ का फूल होना, ठीक है। जो आपसे भी यहाँ तक लगभग आपसे भी मैंने 2 मुहावरा बताया है, ठीक है। ये दोनों मुहावरा में कोई एक मुहावरा आपसे भी को 2025 के बोर्ड परीक्षा में अवश्य पूछ लेगा, ठीक है। गुलड़ का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। चमकदार होना, लापता होना, फूल लाना या फिर गुलर लगाना। बताइएगा, गुलड़ का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। लापता होना, ठीक है। 16 का राइट आंसर क्या होगा, 16 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा, ठीक है। बस आपसे भी याद रखिएगा, गुलड़ का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ होता है लापता होना, यानी कि गायब हो जाना या फिर लापता हो जाना, ठीक है। समझ गए होंगे आपसे भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चित्ररेखा किस कवि की रचना है। बताइएगा, चित्ररेखा किस कवि की रचना है। जयशंकर प्रसाद, मलिक मोहम्मद जैसी, बालकृष्ण भट्ट, रामधारी सिंह दिनकर। कमेंट कर दीजिएगा, चित्ररेखा किस कवि की रचना है, ठीक है। इनको किसने लिखा है। चित्ररेखा किस कवि की रचना है, ठीक है। 17 का सही आंसर ऑप्शन बी, मलिक मोहम्मद जैसी की। याद रखिएगा, ठीक है। बहुत बच्चे यहाँ पर क्या गलती करते हैं, बहुत बच्चे जयशंकर प्रसाद में टिक मारते हैं, ठीक है। आप सभी क्वेश्चन बैंक का आंसर याद मत कीजिएगा, ठीक है, समझे। क्वेश्चन बैंक का आंसर, आप सभी क्वेश्चन बैंक का नाम सुने होंगे, आप सभी क्वेश्चन बैंक का जो आंसर दिया रहता है, आप सभी उस आंसर को याद मत कीजिएगा, क्योंकि ये सभी आंसर गलत होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा आप सभी, चित्ररेखा किस कवि की रचना है, मलिक मोहम्मद जैसी की, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। कमेंट कीजिएगा, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। चरित्र प्रधान, कर्म प्रधान, धर्म प्रधान या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसमें भी 90% यानी कि 90% बच्चे फंस जाते हैं। ये जो प्रश्न है 18 नंबर में, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, ठीक है। क्या आप सभी को मालूम है, कमेंट कर देना, मैं देखना चाहूंगा, ठीक है। मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी होगा, कर्म प्रधान, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर 18 का कर्म प्रधान हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन 19 नंबर में, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल मिलाकर के कितनी कहानियां लिखी है कि नहीं, यही प्रश्न है क्या। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे को क्वेश्चन पढ़ने में, ठीक है। मैंने दूसरा क्वेश्चन पढ़ लिया, ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है। निम्नलिखित में चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है। कछुआ, उसने कहा था, रोज या फिर बातचीत, ठीक है। बातचीत नहीं होगा, क्या होगा बताइएगा, उसने कहा था होगा, ठीक है। उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, सबको मालूम है, ठीक है। उसने कहा था, ठीक है। उसने जो कहा था शीर्षक पाठ जो है वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, ठीक है। उसने कहा था, ठीक है, जो उसने कहा था मैंने वो पूरा किया, लाहना सिंह वाला, ठीक है, वही क्वेश्चन है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है, उसने कहा था, ठीक है। एक सेकंड रुकेगा, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा प्यास भी लग जाता है बीच बीच में। चलिए अब देखिएगा 20 नंबर में क्या क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है। बहुत ही खास क्वेश्चन है। गैंग्रीन आप सभी को मालूम होगा कि गैंग्रीन क्या है, ठीक है। गैंग्रीन एक प्रकार का बीमारी है, मेरे यहाँ से कांटा है, हाँ कांटा है, ठीक है। गैंग्रीन एक प्रकार का एक ऐसा कांटा है, अगर आप सभी को गैंग्रीन का कांटा चुभ जाए तो समझ लो आप सभी को उस अंग से हाथ धोना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप सभी को गैंग्रीन का कांटा, एक कहावत है, ठीक है, कहानी में है, मेरे को मालूम नहीं है, ठीक है। गैंग्रीन का कांटा कभी होता है मेरे को मालूम भी नहीं है, आप सभी को मालूम है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। गैंग्रीन का जो कांटा है वो एक प्रकार का ऐसा कांटा है, अगर मानो को वो अब चुभ जाए, अगर उनका इलाज 2-3 दिन के अंदर नहीं किया जाए तो समझ लो उनको उस अंग से हाथ धोना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे समझ लो, ठीक है। निम्नलिखित में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है। रोज, रस्सी का टुकड़ा, तिरछ या फिर उसने कहा था, ठीक है। समझ गए आप सभी। निम्नलिखित में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है, ठीक है। 20 का सही आंसर ऑप्शन ए होगा, रोज में, याद रखिएगा, ठीक है। 20 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन ए, रोज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर में, मालती किस कहानी की पात्रा है, ठीक है। पात्र या पात्रा दोनों अलग होता है। पात्र मतलब लड़का, ठीक है, पुरुष, और पात्री मतलब, पात्रा मतलब हो गया स्त्री यानी कि महिला, ठीक है। मालती किस कहानी की पात्रा है, ठीक है। मालती यहाँ पर लेडीज है, ठीक है। मालती यहाँ पर स्त्रीलिंग है तो यहाँ पर पात्रा लिखा है, ठीक है। सिपाही की माँ, उसने कहा था, हंसते हुए मेरा अकेलापन या फिर रोज, ठीक है। मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, आप सभी को दिखाई देगा, हाँ देखिएगा, ठीक है। मालती किस कहानी की पात्रा है, कमेंट कीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिए आप सभी, ठीक है। किसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, रोज, ठीक है। मालती रोज कहानी की पात्रा है, ठीक है। मालती किस कहानी की पात्रा है, रोज। यही सब क्वेश्चन पूछेगा। एक बार फिर से बोल देता हूं,
आप सभी को 2025 के बोर्ड परीक्षा में यही सब क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। बस आप सभी याद रखना, थोड़ा दिक्कत सिक्कत पढ़ लो, ठीक है। आप सभी के पास मात्र 2 महीना का समय है, ठीक है। 2 महीना में आप सभी को पता चलेगा कि आप कितने पानी में थे और कितने दूध में थे। मेरा मतलब है आप सभी को किस क्वेश्चन का आंसर मालूम था और किस क्वेश्चन का आंसर मालूम नहीं था, ठीक है। चलिए देखते हैं आप सभी का जो रिजल्ट आएगा उस पर डिपेंड करेगा आप क्या तैयारी किए और क्या तैयारी नहीं किए, ठीक है। चलिए 22 नंबर में क्वेश्चन है, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है, ठीक है। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? भगत सिंह, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, अज्ञा जी, ठीक है। ये सबको मालूम है एक लेख और एक पत्र के रचनाकार है भगत सिंह, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है भगत सिंह, ठीक है। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? भगत सिंह, ठीक है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर में, जगदीश चंद्र माथुर मूल्यता क्या थे? बहुत ही खास क्वेश्चन है, जगदीश चंद्र माथुर मूल्यता क्या थे? कहानीकार, निबंधकार, नाटककार या फिर उपन्यासकार, ठीक है। कमेंट करना जगदीश चंद्र माथुर मूल्यता क्या थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, नाटककार, ठीक है। जगदीश चंद्र माथुर एक प्रकार के नाटककार थे, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर में, अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज की खेती का विस्तार किया, ठीक है। अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज की खेती का विस्तार किया, ठीक है। आप सभी पढ़े होंगे, मैंने आप सभी को पढ़ाया था हिस्ट्री में, ठीक है। पहले के जमाने में अंग्रेज जो किसानों पर तरह तरह का अत्याचार करते थे, ठीक है, उसको नील की खेती करने के लिए विवश क्या करते थे, ठीक है। मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बेहतरीन तरीके से बताया है, जाकर देख सकते हो आप सभी, ठीक है। अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज की खेती का विस्तार किया? सबको मालूम है नील का, ठीक है। नील की खेती करने के लिए अंग्रेज पहले के जमाने में किसानों पर तरह तरह का अत्याचार करते थे, ठीक है। याद रखिएगा आप सभी, ठीक है। अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज की खेती का विस्तार किया? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है नील की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर में, ठीक है। 25 नंबर में क्या क्वेश्चन है? परगीत और समाज, ठीक है। परगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है, ठीक है। परगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है, ठीक है। आलोचक के मुख से, वाद विवाद संवाद से, कहना ना कहना या फिर दूसरी परंपरा की खोज, ठीक है। कमेंट करना परगीत और समाज निबंध जो है वह किस निबंध संग्रह से लिया गया है, ठीक है। याद रखिएगा आप सभी, वाद विवाद संवाद से, ठीक है। 25 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वाद विवाद संवाद से। क्या आप सभी को यहां तक प्रश्न उत्तर याद हो गया? अगर आप सभी को यहां तक प्रश्न उत्तर याद हो गया है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हो सके तो आप सभी अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है। अगर आप सभी चाहते हो कि हम सभी के दोस्त का भी भलाई हो जाए तो शेयर कर देना, ठीक है, नहीं तो छोड़ दो, कोई मतलब नहीं, ठीक है। परगीत और समाज, ठीक है। परगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? वाद विवाद संवाद से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर में, मोहन डाकिस के बचपन का क्या नाम था? बहुत बताइएगा, मोहन डाकिस के बचपन का क्या नाम था? मदन मोहन मुगलानी, या फिर देखो अगर आप सभी को ऑप्शन में दिखाई दे मदन मोहन मुगलानी, ठीक है, या फिर गुगलानी, ठीक है। देखो बहुत बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, मदन मोहन मुगलानी या फिर गुगलानी, ठीक है। देखो अगर आप सभी को दोनों ऑप्शन दिखाई दे, दोनों तो नहीं दिखाई देगा, ठीक है, मेरे अंदाज से कोई एक ऑप्शन आप सभी को दिखाई देगा, मुगलानी या फिर गुगलानी, ठीक है। दोनों आंसर सही है, ठीक है। मदन मोहन मुगलानी, ठीक है। मदन मोहन गुगलानी या फिर मदन मोहन मुगलानी, दोनों आंसर सही है, ठीक है। मोहन डाकिस के बचपन का नाम मदन मोहन मुगलानी था, ठीक है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर में, रामपुरवा कहां पर है? बहुत ही खास क्वेश्चन है, रामपुरवा जो है वह कहां पर है? भितिहरवा के पास, नवगछिया के पास, रांची के पास, मध्य प्रदेश के आसपास, बताइएगा। रामपुरवा सबको मालूम है भितिहरवा के पास है, ठीक है। रामपुरवा कहां पर है? रामपुरवा भितिहरवा के पास है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 28 नंबर में, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही खास क्वेश्चन है, ठीक है। आप सभी देख के समझ गए होंगे ये सभी क्वेश्चन कितना ज्यादा खास क्वेश्चन है, ठीक है। 28 नंबर में क्वेश्चन है, गांधी जी की झोपड़ी को डॉट डॉट ने जला दिया था, ठीक है। गांधी जी की झोपड़ी को किसने जला दिया था? मालूम है आप सभी को? गांधी जी की झोपड़ी को एक एमएन साहब के कर्मचारी, ठीक है, वह बहुत ही खच्चर व्यक्ति थे, एमएन साहब के कर्मचारी गांधी जी की झोपड़ी को जला दिए थे, ठीक है। और आप सभी को मालूम है गांधी जी का मौत कैसे हुआ था, ठीक है। अगर आप सभी को मालूम है तो कमेंट करना। अगर आप सभी जानना चाहते हो कि गांधी जी का मौत कैसे हुआ था तो आप सभी मुझे इंस्टाग्राम पे बता सकते हो, ठीक है। मैंने इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, ठीक है। गांधी जी की झोपड़ी को किसने जला दिया था? एमएन साहब के कर्मचारियों ने, ठीक है। 100% आप सभी को ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। आप देखते हैं 29 नंबर में क्या क्वेश्चन है, नामवर सिंह का जन्म कहां पर हुआ था? बताइएगा, नामवर सिंह का जन्म कहां पर हुआ था? ठीक है, कमालपुर में, जमालपुर में, जियानपुर में या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। नामवर सिंह का जन्म कहां पर हुआ था? ठीक है, जियानपुर में, ठीक है, जियान, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, जियानपुर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर में, बालकृष्ण भट्ट के माता पिता का क्या नाम था? बताइएगा, बालकृष्ण भट्ट के माता पिता का क्या नाम था? सबको मालूम होगा, मैंने आप सभी को वीडियो का लास्ट शुरू में, ठीक है, वीडियो के शुरू में एक क्वेश्चन था कि बालकृष्ण भट्ट के बचपन का क्या नाम था, ठीक है। नहीं, ये क्वेश्चन नहीं था, हाँ ये प्रश्न था कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था, ठीक है। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान, आप सभी कमेंट करना, ठीक है। यहाँ पर देखो 30 नंबर में क्वेश्चन है,
बालकृष्ण भट्ट के माता पिता का क्या नाम था? सबको मालूम है, ठीक है, पार्वती देवी एवं राम नारायण, है कि नहीं? पार्वती देवी एवं राम नारायण, ठीक है, नहीं, पार्वती देवी एवं बेनी प्रसाद भट्ट होगा, याद रखिएगा आप सभी, ठीक है। देखो मैं आप सभी को फंसाने के लिए कुछ भी बोल सकता हूँ, ठीक है, मैं आप सभी को फंसाने के लिए कुछ भी बोल सकता हूँ ताकि आप सभी को प्रश्न उत्तर सही सही याद हो सके, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी पार्वती देवी एवं बेनी प्रसाद भट्ट हो जाएगा, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट के माता पिता का नाम पार्वती देवी एवं बेनी प्रसाद भट्ट जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर में। एक सेकंड वेट कीजिएगा। काशी में कितने वर्ष रह करके तुलसीदास ने विद्या अध्ययन किए? ठीक है, मेरा मतलब है इस क्वेश्चन करने का मतलब है काशी में कितने वर्ष तुलसीदास रहे, ठीक है। काशी में तुलसीदास विद्या को अध्ययन करने के लिए कितने वर्ष तक वो काशी में रहे थे? 5 वर्ष तक, 10 वर्ष तक, 15, 25 वर्ष, क्या हो सकता है बताइएगा आप सभी। काशी में कितने वर्ष रह करके तुलसीदास ने विद्या अध्ययन किए? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 15 वर्ष तक, ठीक है। बस आप सभी याद रखिएगा, ठीक है। काशी में तुलसीदास ने 15 वर्ष तक रह करके विद्या को अध्ययन किए थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर में, ठीक है। साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? बहुत ही खास क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही खास क्वेश्चन है, 50 बार बक चुका हूं तभी से, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही खास क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही खास क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन अब नहीं बकूंगा, ठीक है, मुंह दुख गया मेरा, ठीक है। साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? सूरदास, तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जैसी या फिर अज्ञेय जी, ठीक है। बताइएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ठीक है। साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है, ठीक है, बताइए आप सभी कमेंट कीजिए। 32 का सही आंसर, जी हाँ 32 का सही आंसर ऑप्शन भी तुलसीदास होगा, ठीक है। साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? तुलसीदास। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? तुलसीदास, ठीक है। आप देखते हैं, आप देखिएगा 33 नंबर में क्या क्वेश्चन है, ठीक है। एक सेकंड वेट कीजिएगा, मैं थोड़ा सा फिर भी पानी पी लेता हूं, ठीक है, अभी प्यास काफी मात्रा में लगता है, ठीक है। 33 नंबर में क्या क्वेश्चन है? ठंडी आ चुका है फिर भी प्यास लगता है मेरे को, ठीक है। चलिए 33 नंबर में क्वेश्चन है तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? बहुत ही खास क्वेश्चन है, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? 1540। बहुत बच्चे गलती करते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन में बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं मैं आप सभी को बताऊंगा। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था, ठीक है। बहुत बच्चे यहाँ पर गलत का आंसर में टिक मारते हैं, ठीक है, गलत आंसर में टिक मार देते हो, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा मैं आप सभी को आज क्लियर कर दूंगा, ठीक है। 33 नंबर में क्वेश्चन है तुलसीदास का जन्म कब हुआ था, ठीक है। 33 नंबर में जो क्वेश्चन है तुलसीदास का जन्म कब हुआ था मालूम है आप सभी को? 11 अगस्त 1543 को, ठीक है। देखो आप सभी को इनका मतलब दिन, ठीक है, मतलब कौन से महीने में और कितने तारीख को ये नहीं बताएगा, ठीक है, बस साल बता दिया बस हो गया, नहीं होगा, ठीक है। तुलसीदास का जन्म याद रखिएगा आप सभी 11 अगस्त 1543 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। आप सभी अपने दोस्तों से पूछना, हे रे तुमको मालूम है कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? आप सभी को यही याद रखना है 11 अगस्त, ठीक है, 11 अगस्त 1543 को तुलसीदास का जन्म हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर में। दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल्य उद्देश्यों में है? ठीक है, साम्यवाद, मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद, अधिनायकवाद या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। कमेंट कर दो, बस प्यारा सा कमेंट कर दो, ठीक है। दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल्य उद्देश्यों में है? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद, ठीक है। चलिए बहुत ही खास क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही खास क्वेश्चन है, फिर से बोल दिया, ठीक है। 51 बार हो चुका है, 51 बार हो चुका है, बहुत ही खास क्वेश्चन है, बहुत ही खास क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए 35 नंबर में क्वेश्चन है मलिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु कब हुई थी? बताइएगा। देखो मलिक मोहम्मद जैसी की जो मृत्यु हुई थी किसी को मालूम नहीं है कि इसका कंफर्म डेट क्या है, ठीक है। इसका कंफर्म डेट क्या है कि मलिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु हो चुकी है, ठीक है, किसी को मालूम नहीं है, यहाँ तक कि किताब को भी मालूम नहीं है, ठीक है। तो मेरे को कैसे मालूम होगा, आपको मालूम कैसे होगा, ठीक है। बिहार बोर्ड आप सभी को इसी तरीका से पूछेगा मलिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु कैसी हुई? लगभग 1542 के आसपास, लगभग 1548 के आसपास, या फिर लगभग 1550 ईस्वी के आसपास, या फिर लगभग 1539 ईस्वी के आसपास, ठीक है। आसपास आप सभी को ऑप्शन में जरूर दिखाई देगा, ठीक है। खाने वाला आसपास नहीं, आसपास मतलब बताएं जैसे कुछ दिन के आसपास यही होता है, ठीक है। मलिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु कब हुई? बताइएगा। 35 का सही आंसर, जी हाँ 35 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, 1542 ईस्वी के आसपास, ठीक है। मलिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु 1542 ईस्वी के आसपास हुई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, संसार शब्द की संज्ञा कौन सी है? ठीक है, अब देखना ये जो क्वेश्चन है 36 नंबर में, 36 नंबर में, इस क्वेश्चन में भी बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं, ठीक है। वैसे तो ये क्वेश्चन हर एक बार पूछा जाता है, लेकिन मैं आप सभी को फिर भी बता देता हूं, ठीक है। यहाँ पर गलती क्या करते हो आप सभी? संसार शब्द कौन सी संज्ञा है, ठीक है। आप सभी व्यक्तिवाचक में टिक मारते हो, ठीक है, ये गलत आंसर है, ठीक है। व्यक्तिवाचक गलत आंसर है, ठीक है, जातिवाचक होगा, ठीक है। संसार शब्द कौन सी संज्ञा है? संसार शब्द जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। आप सभी क्वेश्चन बैंक में देखेंगे कि व्यक्तिवाचक होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है, जो कि गलत आंसर है, ठीक है। मैं आप सभी को 100% दावे के साथ कह सकता हूं इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन नंबर बी जातिवाचक होगा, ठीक है। आगे आपकी मर्जी है, आप सिर्फ गलत आंसर जानना है तो गलत आंसर जानो, सही आंसर जानना है तो सही आंसर जानो, ठीक है। बस मेरा काम है आप सभी को सही रास्ते पे लेके चलना, ठीक है। चलिए 37 नंबर में क्वेश्चन, घास में दुबका आकाश किसकी रचना है? ठीक है, घास में दुबका आकाश किसकी रचना है? अशोक वाजपेयी, जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान, भगत सिंह, ठीक है। कमेंट करना घास में दुबका आकाश,
किसकी रचना है, ठीक है। 37 का सही आंसर जी हाँ ऑप्शन नंबर ए अशोक वाजपेयी की होगा, ठीक है। घास में दुबका आकाश किसकी रचना है, घास में दुबका आकाश अशोक वाजपेयी जी की रचना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा आपके मोबाइल के स्क्रीन पे, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, बहुत ही खास क्वेश्चन है। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, ठीक है। 16 जनवरी 1940 या फिर 16 जनवरी 1941, 15 जनवरी 1941, 14 जनवरी 1940, बताइएगा अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, ठीक है। 38 का राइट आंसर जी हाँ 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 16 जनवरी 1941 होगा, ठीक है। 16 जनवरी 1941 होगा, ठीक है। अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941, ठीक है। और देखते हैं 39 नंबर में क्या क्वेश्चन है, प्यारे नन्हे बेटे को किसकी रचना है, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन मैं फिर से बोल देता हूं 52 बार, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही खास क्वेश्चन है 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए, ठीक है। प्यारे नन्हे बेटे को किसकी रचना है, ठीक है। विनोद कुमार शुक्ला, ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान, भगत सिंह, अशोक वाजपेयी, ठीक है। प्यारे नन्हे बेटे को किसकी रचना है, बताइएगा आप सभी, प्यारे नन्हे बेटे को किसकी रचना है। यहाँ पर बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान में टिक मार देते हैं, गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्यारे नन्हे बेटे को किनकी रचना है, बताइएगा आप सभी। 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा विनोद कुमार शुक्ल की, ठीक है। प्यारे नन्हे बेटे को सुभद्रा कुमारी चौहान में टिक नहीं मारना है आप सभी को, ठीक है। विनोद कुमार शुक्ल में टिक मारना है। प्यारे नन्हे बेटे को किनकी रचना है, सुभद्रा कुमारी चौहान की, ठीक है। अब देखते हैं 40 नंबर में क्या क्वेश्चन है, मेरे को लग रहा है सबसे लास्ट क्वेश्चन है, हाँ देखें सबसे लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो हम सभी आज की वीडियो में मात्र 40 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, ठीक है, याद रखिएगा आप सभी, ठीक है। और ये सभी 40 क्वेश्चन बहुत ही खास क्वेश्चन है 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए, ठीक है। अगर आप सभी को इन 40 क्वेश्चन में 20 नंबर का प्रश्न उत्तर ना पूछे 2025 के बोर्ड परीक्षा में, तो आके मेरे को आकर के कुछ आप सभी कुछ जो मन से बोल सकते हो, ठीक है। रघुवीर साय का निवास स्थान कहां था, ठीक है। मेरा मतलब क्या था बोलने का आप सभी समझ गए होंगे, ठीक है। 100% आप सभी को इन सभी क्वेश्चन में 20 नंबर का प्रश्न आप सभी को 2025 के बोर्ड परीक्षा में 100% देखने के लिए मिलेगा, ये मेरा आप सभी से वादा है, ठीक है। रघुवीर साय का निवास स्थान कहां था, ठीक है। मैंने आप सभी को वीडियो के यानी कि क्लास में बताया था कि मैं आप सभी को हिंदी में कैसे ज़्यादा अंक लाना है, ठीक है। 90% अंक, 100% अंक कि 90% अंक, ठीक है। 90% रहने दो, ठीक है। आप सभी का हिंदी में 90% मार्क्स कैसे आएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव से, सब्जेक्टिव से, क्योंकि प्रैक्टिकल तो नहीं होता हिंदी का, साइकोलॉजी का होता है, ज्योग्राफी का होता है, ठीक है। मतलब हिंदी का नहीं होता, हिंदी इंग्लिश का प्रैक्टिकल नहीं होता, हिंदी इंग्लिश मेन होता है, सबको मालूम होता है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। चाहे आप आर्ट्स रखे हो, साइंस रखे हो, कॉमर्स रखे हो, ठीक है, आपको हिंदी इंग्लिश रखना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए मैं आपसे क्या बोलने वाला था कि हम सभी का हिंदी में 90% यानी कि 90% मार्क्स सर जी कैसे आएगा, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ, इस चैनल पर, ये जो चैनल है बिहार एग्जाम आर्ट्स, इस चैनल पर लगभग 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए हिंदी में लगभग 30-35 वीडियो बना चुका है, ठीक है। मैंने 30-35 वीडियो बना चुका हूं, ठीक है। अगर आप सभी इनसे पिछले वाली वीडियो को नहीं देखे हो तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो पछताइएगा, ठीक है। अगर आप सभी इनसे पिछले वाले वीडियो को यानी कि सभी वीडियो को, इनसे पीछे जो जितने भी क्लास को करवाए गए हैं, अगर आप सभी इनसे पिछले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को देख लेना। मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि आप सभी का 90% मार्क्स कोई नहीं काट सकता, हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही कम का है, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही कम सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर आप सभी चाहते हो सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन और लेके आइए, जो क्वेश्चन हम सभी को पूछेगा 2025 में, जो हम सभी क्वेश्चन पूछेगा फरवरी में, तो आप सभी टेंशन मत लेना, मैं आप सभी क्वेश्चन के लिए लेके चलाऊंगा, बस आप सभी कमेंट कर देना, ठीक है। आप सभी कमेंट नहीं करोगे तो मेरे को मालूम नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए कि विद्यार्थी चाहते क्या और क्या नहीं चाहते हैं, ठीक है, कमेंट कीजिएगा आप सभी, ठीक है। चलिए देखते हैं 40 नंबर में क्या क्वेश्चन है, रघुवीर साय का निवास स्थान कहां था, लखनऊ उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, क्या लिखा हुआ है, श्योरपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश, ठीक है। श्योरपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश, ठीक है। देहरादून उत्तराखंड। कमेंट कीजिएगा रघुवीर साय का निवास स्थान कहां था, ठीक है। 40 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए लखनऊ उत्तर प्रदेश, ठीक है। रघुवीर साय का जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। आई होप कि आप सभी को आज के वीडियो में मजा आया होगा, ठीक है, यानी कि आज के क्लास में आप सभी को मजा आया होगा, ठीक है। अगर आप सभी को सारा प्रश्न उत्तर याद हो गया है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हो सके तो आप सभी अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है।